दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय इतिहास का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामान्य अध्ययन खंड, एसीएफ आरएफओ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का प्रैक्टिस जो है उसमें हम ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। इसमें जो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो उत्तर है ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र या पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है ऋग्वेद। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो सही उत्तर है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे और इनकी प्रमुख कृति मनुस्मृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वाजसनेयी संहिता। दोस्तों वाजसनेयी संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं जिसमें वाजसनेयी संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए इंद्र जो हैं झंझावत के देवता थे, ये सही है। पापियों को दंड देते थे, सही नहीं है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी सही नहीं है। वर्षा के देवता थे, सही है। तो दोस्तों इंद्र जो हैं इनके संबंध में 1 और 4 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इंद्र जो है झंझावत के देवता और वर्षा के देवता थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सवित्र देव को समर्पित मंत्र। और आपके लिए प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो कौन सी थी? आपको बताना है। देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? तो सही उत्तर है ब्राह्मी जो है ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो है ये आपका स्रोत और कर्मकांड हैं। सामवेद आप जानते हैं संगीत में स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही उत्तर है जो हमारा सामवेद है दोस्तों, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। तो याद रखिए अथर्ववेद में सबसे पहले आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का धर्म था? तो ऋग्वैदिक धर्म दोस्तों ये बहुदेववादी था और यहाँ पर कई देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन है आपके मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या बलि एवं कर्मकांड? तो सही उत्तर है ऋग्वेद काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया था?
तो उत्तर है गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था और आप जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से? तो दोस्तों जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो इंद्र से संबंधित हैं और दूसरे स्थान पर अग्नि है। तो यहाँ पर ऑप्शन में इंद्र नहीं है, तो इसलिए अग्नि आपके सही उत्तर हो जाएंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है अग्नि से संबंधित हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो इंद्र से संबंधित हैं, अग्नि दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो सही उत्तर ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले आया है? तो उत्तर है ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख आया है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो सही उत्तर है ऋषि गौतम राहुगढ़। दोस्तों ऋषि गौतम राहुगढ़ शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे। अगला प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का वर्णन किया गया है वो ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम जो है वैदिक साहित्य का वो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। जो सही क्रम है वैदिक साहित्य का उसमें दोस्तों सबसे पहले स्थान पर वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है आपको बताना है? तो सही उत्तर है गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है आपके। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में यव शब्द, दोस्तों देखिए यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में यव शब्द का उल्लेख जौ के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया था? तो सही उत्तर है सरस्वती। दोस्तों सरस्वती नदी को वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ नाम से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सही उत्तर है परुष्णी। दोस्तों परुष्णी नदी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था और ऋग्वेद में जो 10 राज्ञन युद्ध है ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निशाका या निष्क, प्राचीन भारत में निष्क जो है ये किस रूप में जाना जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों निष्क जो है ये सोने के आभूषण होते थे, उनको निष्क कहा जाता था। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है? तो ये नदी है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से। दोस्तों 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों मनुस्मृति का संबंध मुख्यतया समाज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो सही उत्तर है गाय को। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी न मारने योग्य कहा जाता था? न मारने योग्य, तो सही उत्तर है गाय, क्योंकि गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर के रूप में अघन्या की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों सत्यमेव जयते ये भारत के जो राज चिन्ह है उसमें अशोक स्तंभ से लिया गया है और सत्यमेव जयते मूल रूप से मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है।
अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो ये है दोस्तों मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में दोस्तों सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में दोस्तों नचिकेता यम संवाद वर्णित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम मिलान करना है आपका। कुभा ये काबुल का प्राचीन नाम है। परुषड़ी ये राबी का वैदिक कालीन नाम है। सदानीरा गंडक को कहा जाता था और शत्रुद जो है ये सतलज का प्राचीन नाम है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो दोस्तों ये नदियां थीं कुभा और क्रुमु। दोस्तों कुभा और क्रुम नदियां जो ऋग्वेद में उल्लिखित हैं इनका संबंध अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो सही उत्तर है बृहस्पति को। दोस्तों बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं। ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, रुद्र या विष्णु को। तो सही उत्तर है दोस्तों इंद्र को। इंद्र को 250 सूक्त और अग्नि को 200 सूक्त। तो सबसे सर्वाधिक सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अग्नि के सम्मान में 200 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो सही उत्तर है कुरु और पांचाल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल जो है इनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था। देखिए ग्रामणी, महिषी, अस्थपति और सूत। तो सही उत्तर है अस्थपति। दोस्तों ये पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है। तो सही उत्तर है होता जो है ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होता या होत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ दोस्तों श्रेष्ठ होता है यानी उत्तम। अगला प्रश्न अर्धव्यु का अर्थ क्या था। तो सही उत्तर है यज्ञ करने वाले पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था। तो याद रखिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यु की संज्ञा दी जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सितार, तबला, सरोद या बीड़ा। तो सही उत्तर है वीणा। दोस्तों वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो सही उत्तर कैकेय के। दोस्तों उपनिषद काल में राजा अश्वपति ये कैकेय प्रदेश के शासक थे। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यदु, पूर्व, तुर्वस या किकट। तो सही उत्तर है किकट। दोस्तों किकट जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। तो सही उत्तर है पुराणों के। दोस्तों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता था। तो सही उत्तर है मनु को। दोस्तों मनु की जो मनुस्मृति है ये प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संबंधों का और नियमों कानूनों का वर्णन देती है, इसलिए मनु को प्राचीन भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग्यन युद्ध में भाग नहीं लिया था। त्रिस्तु, पक्त, विषाणिन या गंधारी। तो सही उत्तर है गंधारी। दोस्तों गंधारी ने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग्यन युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न आपका है कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति से लिया जाता है।
ऋग्वेद क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों के उदय से संबंधित प्रश्नों को। महाजनपद और उनकी राजधानियों से मिलान करना है पहले प्रश्न में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन, दोस्तों सूरसेन की राजधानी जो है ये मथुरा थी। और अस्मक की राजधानी पोत्तन या पोट्टिन थी। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक सही है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल ये भी सही है। सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है कहीं कहीं वर्णन ये आता है कि अजातशत्रु ने अपनी द्वितीय राजधानी इसको बनाया था, वाराणसी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी जो है चंपा थी, ये सही सुमेलित है। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों, शाक्य और लिच्छवी ये प्रारंभिक गणतंत्र थे, जबकि यौधेय प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है, देखिए प्रद्योत दोस्तों ये अवंती के शासक थे। उदयन वत्स के शासक थे। प्रसेनजीत ये कोसल प्रदेश के शासक थे। और अजातशत्रु ये मगध राज्य के शासक थे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राजाओं से सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कुम्हरार स्थल से जो अभिलेख या जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है यहाँ से कुम्हरार स्थल से इस पाटलिपुत्र नगर के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों शिशुनाग। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो सही उत्तर है अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु ने शासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं इसी कारण वह भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो सही उत्तर है अपरो परशुराम के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो सही उत्तर है अर्धचंद्राकार। दोस्तों प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार रूप में था। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती या सोत्यवटी किसकी राजधानी थी? तो सही उत्तर है चेदी। दोस्तों चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती या सोत्यवटी। अगला प्रश्न है, अभिलिखित साक्ष्य में स्पष्ट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ पर खोजी गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों कलिंग में। देखिए दोस्तों नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल कलिंग का महाप्रतापी शासक था। आपसे पूछा गया है कि कलिंग नरेश खारवेल
किस वंश से संबंधित था? तो सही उत्तर है दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल जो था ये चेदी वंश से संबंधित था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है उदयनवास व दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी से रिलेटेड है दोस्तों उदयन वासव दत्ता की कथा। अगला प्रश्न है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड में। तो सही उत्तर है राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में स्थित था। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो या प्रैक्टिस सेट जो हम सामान्य अध्ययन के रिवीजन के क्रम में भारतीय इतिहास का हम शुरू किए हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।